हिंदी आलोचना। आलोचना का अर्थ किसी कृत के मूल्यांकन से है। मूल्यांकन की प्रक्रिया अनिवार्यतः दो पक्षों पर आधारित होती है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष। ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृत के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है, तो उसे सैद्धांतिक आलोचना कहा जाता है, तथा उन प्रतिमानों के आधार पर रचना की विवेचना पद्धति को व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। अधिकांश समीक्षक कोशिश करते हैं कि वे समीक्षा के इन दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नरेंद्र दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा डॉक्टर नामवर सिंह इसी वर्ग के समीक्षक हैं। हिंदी आलोचना का आरंभ भारतीय युग में पत्र पत्रिका के माध्यम से हुआ, किंतु आधुनिक आलोचना का उत्कृष्ट उदाहरण इस काल में नहीं मिलता। किसी रचना की सम्यक परीक्षा करते हुए उसके गुण दोष का उद्घाटन करना आलोचना कहा जाता है। संस्कृत में सैद्धांतिक आलोचना की विकसित परंपरा काव्यशास्त्र के रूप में विद्यमान थी। कालांतर में ऋतकालीन लक्षण ग्रंथकारों ने उसी पद्धति पर लक्षण ग्रंथों की रचना की। हिंदी आलोचना के विकास क्रम को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है: आलोचना, समीक्षा का काल विभाजन आदि। आलोचना या समीक्षा का काल विभाजन, इसको जो है शुक्ल पूर्व युग 1950 से 1920, शुक्ल युग 1920 से 1940, शुक्लोत्तर युग 1940 से 1970, समकालीन समीक्षा 1970 से अब तक आदि 4 भागों में विभाजित किया गया है। शुक्ल युग को 2 भागों में विभाजित किया है: भारतीय युग 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920। शुक्ल युग को 4 भागों में विभाजित किया गया है: स्वच्छंदतावादी समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा तथा नई समीक्षा। भारतीय युग को आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंद्र के निबंध नाटक 1883 ईस्वी से मानी जाती है। यह सैद्धांतिक आलोचना थी। इसमें भारतेंद्र ने भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। इस काल में आलोचना मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से हुई। इसमें भारतेंद्र के पत्र हरिश्चंद्र मैगजीन, कई वचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण और चौधरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का आनंद कादम्बनी प्रमुख है। हिंदी की व्यावहारिक समीक्षा की शुरुआत हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से सन 1886 में बालकृष्ण भट्ट ने की, जिसमें लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा हुई। उसके बाद इसमें भट्ट जी ने नील देवी, परीक्षा गुरु आदि रचनाओं की भी व्यावहारिक समीक्षाएं लिखी। इसी युग में साहित्य इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, जिनमें सीमित मात्रा में आलोचनात्मक तत्व विद्यमान थे। प्रथम शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज, द्वितीय जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस काल की हिंदी समीक्षा में उपयोगितावादी, नैतिक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखता है, अतः रूपवादी समीक्षाएं यहाँ नहीं हुई हैं। प्रेमधन ने बाबू गदाधर सिंह के बंगला उपन्यास बंग विजेता के हिंदी अनुवाद की 1885 में तथा संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी में आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में समालोचना की। प्रेमधन के आलोचनात्मक विचार आनंद कादम्बनी और प्रेमधन सर्वस्व में मिल जाते हैं। बंग विजेता और नील देवी की परिचयात्मक आलोचना भी प्रेमधन ने लिखी। बालकृष्ण भट्ट की आलोचना में तुलनात्मक समीक्षा के संकेत पाए जाते हैं। हिंदी समालोचना के
सूत्रपात्र का श्रेय आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन को ही दिया है। काव्य भाषा एवं साहित्य के प्रयोजन पर प्रताप नारायण मिश्र के विचार देखे जा सकते हैं। उनकी दृष्टि रसवादी थी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है जो 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास के संयोगता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन ने आनंद कादम्बरी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास को हिंदी अनुवाद की आलोचना की। सन 1886 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगता स्वयंवर की आनंद कादम्बरी में आलोचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात्र हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। द्विवेदी युगीन आलोचना भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई। इसमें सरस्वती, माधुरी, वीणा, विशाल भारत और मर्यादा आदि पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक हैं। समालोचना समुच्चय नामक शीर्षक से अपनी 20 समालोचनाओं का संकलन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया। उन्होंने सैद्धांतिक पक्ष में इतिवृत्तात्मकता और नैतिक आदर्शवादी मान्यताओं को अत्यधिक महत्व दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहल एक आलोचक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन किया। इन्हें हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। प्राचीन कवियों तथा आधुनिक साहित्यिक मान्यताओं को केंद्र में रखकर उन्हें रीतिवादी कवियों को गौड़ सिद्ध करते हुए कालिदास, भवभूत, सूर, तुलसी, भारतेंदु और महर्षि शरणगुप्त आदि की कविताओं के महत्व को प्रतिपादित किया। उनकी भाषाई आलोचनाओं ने खड़ी बोली और ब्रज के भाषाई द्वैत को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं: नैषध चरित चर्चा, हिंदी कालिदास की आलोचना, कालिदास की निरंकुशता, आलोचनांजलि, समालोचना समुच्चय, साहित्य लाभ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जा रहा है। तुलनात्मक आलोचना: आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पदम सिंह सर्मा को माना जाता है। सर्वप्रथम सन 1907 ईस्वी की सरस्वती में पदम सिंह सर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सदी की तुलनात्मक आलोचना की। पदम सिंह सर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सदी की तुलनात्मक आलोचना की। सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया है। उन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया। देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक एवं उनकी पुस्तकें: आलोचना, आलोचक और बड़े कवि। तो आइए देखते हैं। तो पहला है बिहारी सस्सई तुलनात्मक अध्ययन 1918, पदम सिंह सर्मा। इसमें बिहारी को श्रेष्ठ माना है। देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को श्रेष्ठ माना है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन ने लिखा और बिहारी को श्रेष्ठ माना है। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया है: गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि दत्तदेव, महाकवि बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतिराम, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीर, महाकवि चंद्रवरदाई और भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र आदि। अन्य तथ्य: जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से किया। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरिक प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। सन 1921 में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक MA के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया।
सन 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दास बड़द्वाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। हिंदी में एकेडमी आलोचना अध्यापकी आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्न हैं। साहित्यालोचन 1922, भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य 1935। इस युग में एक महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ है, मिश्रबंध विनोद, जिससे आलोचनात्मक पक्ष अत्यंत विरल होते हुए भी अनुपस्थित नहीं है। सैद्धांतिक समीक्षा श्याम सुंदर दास, रूपक रहस्य, भगवान दीन, व्यंग्यार्थ मंजूषा, अर्जुन दास केडिया, भारती भूषण, कन्हैया लाल पोद्दार, काव्य कल्प द्रुम, रस मंजरी, अलंकार मंजरी, अयोध्या प्रसाद हरिऔध, रस कलश। व्यवहारिक आलोचना के विभिन्न लेखकों की जो है विभिन्न कृतियाँ। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने लिखा है मीरा की प्रेम साधना। कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा है केशव की काव्यकला, कविवर रत्नाकर। राम कृष्ण शुक्ल ने लिखा है प्रसाद की नाट्यकला। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है कबीर का रहस्यवाद। जनार्दन मिश्र ने लिखा है प्रसाद की काव्यकला। गिरिजा दत्त शुक्ल ने लिखा है महाकवि हरिऔध। हरिऔध ने लिखा है कबीर वचनावली की आलोचना, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। किसने लिखा है? तो हरिऔध ने। द्विवेदी युग में रीतकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ निम्न हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र व्यंग्यार्थ कौमुदी, रामदहिन मिश्र काव्य दर्पण, सुखदेव बिहारी मिश्र साहित्य परिजात, प्रताप नारायण सिंह रस, सुकुमार ज्वाला स्वरूप, रुद्र पिंगल, जगन्नाथ प्रसाद भानु काव्य प्रभाकर, छंद प्रभाकर, जानकी प्रसाद काव्य सुधाकर, कविराज मुरारी दान, जसवंत जासो भूषण, जगन्नाथ दास रत्नाकर, घनाक्षरी नियम रत्नाकर, लाला भगवान दीन अलंकार मंजूषा, व्यंग्यार्थ मंजूषा, सीताराम शास्त्री साहित्य सिद्धांत, कन्हैया लाल पोद्दार काव्य कल्पद्रुम, रस मंजरी अलंकार मंजरी, अर्जुन दास केडिया, भारती भूषण, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रस कलश 1931, बिहारी लाल भट्ट साहित्य सागर। शुक्ल युग विशुद्ध आलोचना है ना। शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना में केंद्रीय समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं। यद्यपि इनके साथ साथ बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास आदि समीक्षक भी आलोचना क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसी काल के अन्य आलोचक हैं। इस युग में छायावाद के कवियों ने भी रहस्यवाद के पक्ष में कई आलोचनाएं लिखी जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता माना जाता है। काव्य में रहस्यवाद 1929 निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। रस मीमांसा तथा चिंतामणि दो भाग इनकी सैद्धांतिक आलोचना देखी जा सकती है। रस मीमांसा 1949 आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो विभाग करते हैं। आनंद की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले जैसे रामचरितमानस, पद्मावत, उत्तरार्ध, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश आदि प्रबंध काव्य हैं। आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले जैसे सूर सागर कृष्ण भक्त कवियों की पदावली, बिहारी सस्सई, रीत काल के कवियों के फुटकल, श्रृंगारी पद, रस पंचाध्यायी इत्यादि वर्णनात्मक काव्य हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने कला के लिए और कला जीवन के लिए का समन्वय अत्यंत जरूरी माना है। आचार्य शुक्ल को हिंदी का पथिकृत आचार्य कहा जाता है।
शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि जिस प्रविधि पर आधारित है उसे तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि कहा जाता है। शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि पर रामचरितमानस का गहरा प्रभाव है। लोक मंगल अवधारणा, उनकी रुचि लोक मंगलवाद में है, न कि अलौकिक या आध्यात्मिक आनंद में। उन्होंने रसवाद को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति हृदय के लोक हृदय में लीन होने की अवस्था ही रस दशा है। कविता क्या है? निबंध की शुरुआत में इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों समीक्षा पद्धति के अनुसार की है। उन्होंने कविता के दो प्रकारों की चर्चा की है: आनंद की साधनावस्था का काव्य उपभोग पक्ष। पहले प्रकार के काव्य को उन्होंने लोक मंगल का काव्य कहा है, जैसे आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, गीत गोविंद, सूरसागर तथा रीतकालीन काव्य को रखा है। उनके अनुसार सूरदास लोकरंजक के कवि हैं, भारतेंदु लोक मंगल के कवि हैं, जबकि पद्मावत का पूर्वार्ध लोकरंजक का और उनका उत्तरार्ध लोकमंगल का काव्य है। उन्होंने तुलसीदास को लोकमंगल एवं साहित्यिक रचनाशीलता तथा जायसी के सर्ववादी रहस्यवाद की प्रशंसा की है। उन्होंने जायसी के सर्ववादी रहस्यवाद की प्रशंसा की है। साथ ही सूर की भाव प्रेरित वक्रता की प्रशंसा करते हुए भी लोकरंजक तथा अलंकार प्रियता के कारण आलोचना की और कबीर के साहित्य मूल्य को नहीं स्वीकारा। आचार्य शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना का उच्चतम रूप तुलसीदास, जायसी, ग्रंथावली तथा भ्रमर गीतसार की भूमिकाओं में देखा जा सकता है। शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा में रसवाद और लोक मंगलवाद साथ साथ शामिल है। साधारणीकरण की व्याख्या में उन्होंने एक नई अवधारणा रसात्मकता की मध्यम कोटि का भी जिक्र किया है, जो इस बात की व्याख्या करता है कि कभी कभी कुछ रचनाओं में नायक के विरोधी पक्ष के प्रति सहानुभूति क्यों उत्पन्न होने लगती है। रस की मध्यम कोटि को रसाभास कहा तथा उसके भीतर भावोदय, भावसंधि, भाव सबलता, भाव शांति, भाव दशा, शील दशा तथा विभानुभाव सहित संचारी भावों के स्वतंत्र वर्णन को स्थान दिया। शील व चित्र प्रधान काव्यों एवं नाटकों की समीक्षा के लिए रस की मध्यम कोटि और निकृष्ट कोटि की स्थापना, चमत्कार प्रधान काव्यों, चित्र और कुट काव्यों की समीक्षा के लिए की है। उन्होंने विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। शुक्ल जी ने मुक्तक की जगह प्रबंध को प्रतीकवाद तथा रहस्यवाद की जगह बिंब को, बुद्ध प्रेरित वक्रता की जगह भाव प्रेरित वक्रता को अधिक महत्व दिया। गद्य साहित्य के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। भारतेंदु मंडल तथा द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की इन्होंने प्रशंसा की। प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी पद्धति को महत्व देने के कारण वे परंपरा और रचनाकार के व्यक्तित्व को यथेष्ट महत्व नहीं दे सके। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी की निम्न रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। अनुवाद, मूल रचना और मूल लेखक, ठीक है। कल्पना का आनंद, एसेज ऑन इमेजिनेशन एडिशन की लिखी हुई है। नेक्स्ट है साहित्य, लिटरेचर, जॉन हेनरी न्यूमैन ने लिखा है ना। आदर्श जीवन शुक्ल ने लिखा है। प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, यह मूल रचना का नाम है और लिखा इसने जॉन हेनरी न्यूमैन ने। विश्व प्रपंच, रिडल ऑफ द यूनिवर्स, हैकल ने लिखा है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। शुक्ल युगीन अन्य आलोचनात्मक
शुक्ल युगीन अन्य आलोचना या आलोचक। बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी में अध्यापकीय आलोचना एकेडमिक क्रिटिसिज्म की शुरुआत की। श्याम सुंदर दास के निर्देशन में हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने लिखा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्यालोचन, जो अकादमिक समीक्षा अर्थात हिमाय के विद्यार्थियों की जानकारी देने के लिए लिखा गया है। इसमें नवीन समीक्षा सिद्धांतों का महत्वपूर्ण प्रतिपादन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सन 1921 में सर्वप्रथम स्नातकोत्तर हिमाय के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1921 में श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी अध्यापक के रूप में हुई। इनकी व्यवहारिक आलोचनाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास कबीर ग्रंथावली की भूमिका प्रमुख है। इन्होंने तुलसीदास और भारतेंद्र हरिश्चंद्र पर गवेषणात्मक आलोचना लिखी। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ निम्नलिखित हैं। साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक, रहस्य, भाषा रहस्य। बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय का ग्रंथ काव्य रूप महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में भारतीय और पाश्चात्य सिद्धांतों का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है। बाबू गुलाब राय ने रामचंद्र शुक्ल के रहस्यवाद और अभिव्यंजनावाद संबंधी विचारों में निहित सीमाओं की ओर ध्यान दिलाया है। कला, साहित्य और कविता के संबंध में बाबू गुलाब राय ने पश्चिमी साहित्य और चिंतकों की मान्यताओं को भी भारतीय परंपरा के रस सिद्धांत के साथ समाहित किया है। साहित्य सिद्धांतों के समन्वय पर बाबू गुलाब राय ने सर्वाधिक बल दिया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के आधार पर बाबू गुलाब राय ने रस की विवेचना के साथ ही कहीं कहीं पश्चिमी साहित्य चिंतन और मनोविज्ञान का सहारा लिया है। पीताम्बर दत्त बड़द्वाल। ये शोधपरक आलोचना में उल्लेखनीय है। योग प्रवाह नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ा है। संक्षिप्त रामचंद्रिका की भूमिका में पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने केशव पर विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है। व्यवहारिक समीक्षा में पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने निर्गुण काव्य परंपरा पर विशेष रूप से लेखन किया है। इनके द्वारा सैद्धांतिक आलोचना बहुत कम की गई। ये मूलतः शोधपरक समीक्षक हैं। जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखा है कि इंदु पत्रिका 1906 के आसपास की प्रसाद जी की संपादकीय टिप्पणियों से स्वच्छंदतावादी समीक्षा के बीज बिंदु दिखाई पड़ते हैं। छायावादी काव्य की मूल चेतना व्यक्तिवादी है, जो प्रसाद में आनंद भाव, निराला में अद्वैत भाव, पंत में आत्मरति और महादेवी में परोक्ष रति के रूप में प्रकट हुई। काव्य कला तथा अन्य निबंध। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख आलोचनात्मक कृति, जिसमें निम्न निबंध संग्रहित हैं। काव्य और कला, रहस्यवाद। काव्य और कला, रहस्यवाद। रस, नाटक में रस का प्रयोग। नेक्स्ट है कि नाटकों में रस का आरंभ, रंगमंच तथा छायावाद। जयशंकर प्रसाद के काव्य के बारे में विचार निम्न है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। आत्मा की मनन शक्ति ही वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारित्र्य में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। जयशंकर प्रसाद ने अपने चिंतन में रहस्यवाद का उद्भव वैदिक युग से माना है और छायावादी रचनाओं की रहस्य चेतना को उससे जोड़ा है। प्रसाद ने नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा ने किया, जिसमें उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य नजरिए से प्रसाद के नाटकों का विश्लेषण किया। कामायनी पर एक समृद्ध समीक्षा डॉक्टर विजेंद्र स्नातक एवं डॉक्टर कन्हैयालाल सहगल ने प्रस्तुत की। जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे
हाँ, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्य में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। जयशंकर प्रसाद का नज़रिया शोधात्मक, सौंदर्यवादी और सांस्कृतिक है। उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले 1936 ईस्वी में हंस पत्रिका में कई आलोचनात्मक लेख लिखे, जिसका संकलन 1939 ईस्वी में काव्य कला और अन्य निबंध शीर्षक से हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में लिखते हैं कि वह परिवेश की पुकार है। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता के बारे में लिखते हैं कि वह परिवेश की पुकार है। विद्यापति और चंडीदास पर निराला ने समीक्षा लिखी। निराला ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के प्रति उत्तर में आलोचनाएं लिखी, अतः उनकी आलोचनाएं कहीं कहीं व्यक्तिगत मान्यताओं से प्रभावित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आलोचकीय प्रतिभा की हम तत्कालीन पत्रों एवं पत्रिकाओं में लय, तुक, छंद तथा काव्य भाषा के रूप में व्यक्ति विचारों के माध्यम से देख सकते हैं। 1930 में परिमल की भूमिका में तो उन्होंने पारंपरिक छंदशास्त्र का खंडन करते हुए मुक्त छंद के रूप में नए छंदशास्त्र की स्थापना की। निराला ने कविता को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ: रविन्द्र कविता कानन पहला इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रविन्द्र कविता कानन, दूसरा है पंत और पल्लव, तीसरा है प्रबंध पद्य। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। सुमित्रानंदन पंत पहले ऐसे छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के पक्ष में आलोचना लिखी। 1926 में पल्लव की भूमिका में पंत ने छायावादी सौंदर्य एवं शिल्प के साथ अपने पूर्ववर्ती काव्य आंदोलनों के शिल्प पक्ष पर विचार प्रस्तुत किया है। पंत जी ने कविता को हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी कहा। युगपत तथा छायावाद पुनर्मूल्यांकन नामक शीर्षक से पंत ने स्वतंत्र समीक्षा लिखी। पंत जी ने यदि मैं कहानी लिखता में विवेच्य ग्रंथ की बड़ी संतुलित व्याख्या प्रस्तुत की। सुमित्रानंदन पंत प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। भूमिका में लिखा है इन्होंने, भूमिका को है ना, नहीं है। पंत की समीक्षा पद्धति में सौंदर्य परक समझ के साथ गंभीर अनुभूति का बेहतर समन्वय दिखाई पड़ता है। सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव और वीणा की भूमिकाओं में अन्य युगों की कविताओं की कमजोरियां बताते हुए छायावादी काव्य का महत्व प्रतिपादित किया है। पल्लव की भूमिका को तो छायावाद में लगभग वही महत्व दिया जाता है जो अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद में प्रेफरेंस टू लिरिकल वेलेड्स को। इस भूमिका में पंत जी ने स्वच्छंदतावादी काव्य शिल्प पर विस्तृत विवेचन किया है। महादेवी वर्मा की आलोचनात्मक प्रतिभा उनकी काव्य कृतियों की भूमिका में देखी जा सकती है। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य नामक ग्रंथ में महादेवी की समीक्षात्मक अनुभूतियों का गंगा प्रसाद पांडे ने प्रकाशन कराया। महादेवी वर्मा के महत्वपूर्ण समीक्षात्मक निबंध यथार्थ और आदर्श, छायावाद और रहस्यवाद है। महादेवी वर्मा ने रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद पर भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर विचार किया। उन्होंने स्वच्छंदतावाद एवं अन्य काव्यधाराओं का परिचय दिया। सबसे पहले 1936 में रचित संध्या गीत की भूमिका में इन्होंने छायावाद और रहस्यवाद में निहित अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त कई अन्य लेखों में इन्होंने छायावाद में निहित व्यक्तिगतता का स्वरूप स्पष्ट किया, जो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध नामक संकलन में संकलित है। छायावादी काव्य के प्रति मुक्तिबोध का नजरिया सकारात्मक रहा और छायावादी काव्य के प्रगतिशील मूल्यों का मुक्तिबोध ने समर्थन किया। छायावाद का पतन
डॉक्टर देवराज की चौंकाने वाली प्रथम आलोचनात्मक किताब है। इनकी आलोचना समसामयिक महत्व की साहित्य पहचान को लिए हुए है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुवर्ती अन्य आलोचक निम्न हैं। आइए देखते हैं। तो आलोचक और आलोचना। कृष्ण शंकर शुक्ल केशव की काव्यकला, कविवर रत्नाकर काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वांगभूति, बिहारी वांग्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। राम कृष्ण शुक्ल प्रसाद की नाट्यकला, ब्रजरत्न दास, हिंदी नाट्य साहित्य, राम कुमार वर्मा, कबीर का रहस्यवाद, जनार्दन मिश्र विद्यापति, कृष्ण नंद गुप्त प्रसाद जी के दो नाटक, अखौरी गंगा प्रसाद, पद्माकर की काव्य साधना, भुवनेश्वर नाथ मिश्र, मीरा की प्रेम साधना, गिरिजा दत्त शुक्ल, महाकवि हरिऔध, गुप्त जी की काव्यधारा, रामनाथ सुमन, प्रसाद जी की काव्यकला। शुक्ल युग के कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचक निम्न हैं। जगन्नाथ प्रसाद गुप्त, रस रत्नाकर, अलंकार दर्पण, नव रस सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप। रमाशंकर शुक्ल रसाल, अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण, आलोचना दर्श। किशोरी लाल वाजपेयी, रस और अलंकार। कन्हैया लाल गुप्त, चरित्र चित्रण। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, विश्व साहित्य विमर्श। सेठ गोविंद दास, नाट्यकला मीमांसा। पुरुषोत्तम लाल, आदर्श और यथार्थ। विनोद शंकर व्यास, कहानी कला। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, काव्य में अभिव्यंजनावाद, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, साहित्य शास्त्र, साहित्य समालोचना। शुक्लोत्तर युग। इनकी शुरुआत स्वच्छंदतावादी समीक्षा से हुई, जो मोटे तौर पर शुक्ल जी की धारणाओं का प्रतिपक्ष है। इसके बाद विभिन्न विचारधाराओं के आगमन के साथ साथ नई समीक्षा पद्धति प्रचलित होती गई, जिनमें प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा और नई समीक्षा प्रमुख है। स्वच्छंदतावादी समीक्षा वह पद्धति जो आचार्य शुक्ल की शास्त्रीय मान्यताओं से हिंदी समीक्षा को मुक्त करने का प्रयास करती है। इस आंदोलन से जुड़े समीक्षकों ने पश्चिमी स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म से प्रभाव ग्रहण किया है। वे रचना का मूल्यांकन मर्यादावाद और सामाजिक उपदेयता के आधार पर करने के स्थान पर रचनाकार की अनुभूति, उसकी व्यक्तिगतता और सूक्ष्म सौंदर्य आदि को महत्व देते हैं। हिंदी स्वच्छंदतावादी समीक्षा में मुख्यतः 3 आलोचक शामिल हैं। पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी तथा डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट कवि हैं, आलोचक हैं, तो शांतिप्रिय द्विवेदी। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद की मूल चेतना को गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की मानवतावादी दृष्टि से चिन्हित किया है। शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचनात्मक दृष्टि सौंदर्यवादी है, किंतु युग और साहित्य में वे प्रगतिवादी मूल्यों का समर्थन करते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी की प्रमुख समीक्षा कृति निम्न है। समसामयिक हमारे साहित्य निर्माता संचारणी है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने समन्वयवादी समीक्षा पद्धति को विकसित किया, जिसमें स्वच्छंदतावाद एवं कलावाद, मार्क्सवाद एवं आध्यात्मवाद सभी परस्पर घुल मिल गए हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का चिंतन प्रसाद से प्रभावित है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का चिंतन प्रसाद से प्रभावित है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की पहली रचना 1930 से 1940 ईस्वी के मध्य लिखे गए इनके निबंध इनमें संकलित हैं। इन्होंने रस को भारतीय काव्य शास्त्र का अंतरंग, सत्व, अलंकार को सौंदर्य का उद्घाटन तथा वक्रोक्त रीति और ध्वनि को काव्य के अभिव्यंजना
पक्ष से जोड़ा। आचार्य वाजपेयी ने सैद्धांतिक समीक्षा में भारतीय रस सिद्धांत को स्वीकारा, जिसमें रसानुभूति को ब्रह्मानंद सहोदर एवं वेदांत स्पर्श शून्य कहकर उसे अलौकिक बना देने का प्रयास गलत है। उनके अनुसार रस का अर्थ कला मात्र का आनंद है, जिसमें न केवल रस, रसाभास, भावाभास, भावसंधि, भाव सबलता आदि 8 स्थितियां मानी गई है, जबकि पश्चिमी साहित्य शास्त्रियों द्वारा स्वीकृत हर प्रकार का आनंद तत्व भी शामिल है। कला और सौंदर्य के बारे में वाजपेयी जी ने कहा है कि कला कभी अश्लील नहीं हो सकती और सौंदर्य असत्य तो हो ही नहीं सकता, वह तो चेतना की झलक है। अलंकारों के संबंध में उनकी धारणा आचार्य शुक्ल के समान है और वे साफ कहते हैं कि अलंकार रस सिद्ध के साधन मात्र हैं। आधुनिक साहित्य की भूमिका में इन्होंने स्पष्ट रूप से 4 समीक्षा पद्धतियों से बचने की बात कही। वैयक्तिक मनोविज्ञान पर आधारित समीक्षा पद्धति, कला विज्ञानवादी, प्राचीन परंपरा, उपयोगितावादी या नीतिवादी समीक्षा पद्धति, जिसका समर्थन पश्चिम में आई रिचर्ड तथा भारत में आचार्य शुक्ल ने अंशतः किया है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका में इन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए बताया है कि आलोचना में 7 बातों का ध्यान रखते हैं: कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन, कलात्मक सौष्ठव का अध्ययन, तकनीक या शैली का अध्ययन, समय और समाज तथा उनकी प्रेरणाओं का अध्ययन, कवि की जीवनी और रचना पर उसके प्रभाव का वर्णन, कवि के दार्शनिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का अध्ययन, काव्य के जीवन संबंधी सामंजस्य एवं संदेश का अध्ययन। उनका कथन है कि कविता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचकर अलंकार विहीन हो जाती है। उस समय उसके प्रवाह में अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति न जाने कहाँ वह जाते हैं और सारे संप्रदाय न जाने कैसे मटिया मेट हो जाते हैं। वाजपेयी, जो भारतीय विचारधारा के आदर्शोन्मुख मानते हुए सकारात्मक विकासवादी यथार्थवाद को स्वीकार करते हैं, अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद, प्रकृतिवादी यथार्थवाद, निराशा और कुंठावादी यथार्थवाद को हिंदी साहित्य से पृथक रखना चाहते हैं। उन्होंने आधुनिक कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता तीनों पर लिखा। हालांकि उन्हें प्रगतिवाद अधिक पसंद नहीं आया, क्योंकि वह एक विचारधारा मार्क्सवाद से पूर्णतः प्रभावित है। वाजपेयी जी मार्क्सवाद के नहीं, अपितु मार्क्सवाद एवं आध्यात्मिकता के समन्वय की इच्छा रखते हैं। उन्होंने प्रयोगवाद पर भी लिखा, किंतु प्रयोगवाद उन्हें बैठे ठाले का धंधा दिखाई दिया। प्रेमचंद्र के अति सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति नापसंदगी जाहिर करते हुए उन्हें द्वितीय कोटि का रचनाकार कहा। भाव, संवेदना तथा मार्मिकता की दृष्टि से आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने निराला की राम की शक्ति पूजा को पंडित पूर्ण निर्मित कहा तथा बादल राग और यमुना के प्रति जैसी रचनाओं से शक्ति पूजा को कमजोर माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से असहमत के बिंदु। वे पहले समर्थ आलोचक हैं जो आचार्य शुक्ल की मान्यताओं से टकराए। ऐसा विशेष रूप से 2 संदर्भों में हुआ: सूरदास एवं छायावाद के संदर्भ में, जहां आचार्य शुक्ल ने गोपियों के विरह को गंभीरता से रहित माना था, वहीं वाजपेयी जी ने गोपियों के वियोग से निहित। वाजपेयी जी ने रसवाद की धारणा से लोकमंगलवाद एवं नैतिकतावाद को अलग किया, जिस कारण छायावादियों का रसात्मक साहित्य उनके लिए अत्यंत सुंदर बन गया। दृष्टिकोण के अंतर के आधार पर आचार्य वाजपेयी ने छायावाद के संबंध में कुछ मौलिक मान्यताएं प्रस्तुत की, जैसे यह कि छायावाद मूलतः रहस्यवाद नहीं, रहस्यात्मक आवरण के मध्य उसकी मूल चिंता राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक है। इन्होंने छायावाद को मानवीय एवं सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में विवेचित किया।
नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्नलिखित हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद्र आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1976, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, नया साहित्य नए प्रश्न। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की पहली रचना सूर साहित्य है। जयदेव विद्यापति तथा चंडीदास की राधा का सूर की राधा के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके उनके बीच के सूक्ष्म अंतर को दिलाया है। 1940 ईस्वी में आचार्य हजारीप्रसाद की हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इस किताब में हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक सांस्कृतिक व्याख्या की। कबीर 1941 पुस्तक में उनका आलोचकीय व्यक्तित्व दिखलाई पड़ता है। 1965 ईस्वी में कालिदास की ललित योजना नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इस किताब में द्विवेदी जी ने कालिदास के माध्यम से भारतीय सौंदर्य दृष्टि की व्याख्या की। इन्हें ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना से युक्त मानवतावादी आलोचक माना जाता है। स्पष्ट है कि वे साहित्य को पहले से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा से जोड़कर देखते हैं। इसीलिए हिंदी साहित्य को उन्होंने संस्कृत पाली अपभ्रंश साहित्य के साथ साथ ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, नाथ, सिद्ध आदि धार्मिक परंपराओं से निर्मित एक समन्वित भारतीय चिंता के विकास के रूप में व्याख्यायित किया। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी को चयनमुखी मानवता के अन्वेषक रूप में जाना जाता है। हजारीप्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। इन्होंने शुक्ल जी के समान ही रीतकाल की आलोचना की तथा अलंकार को सीमित अर्थों में ही ग्राह्य माना है। मनुष्य को साहित्य के केंद्र में रखने की उनकी मान्यता आचार्य के लोकमंगल की अवधारणा के समीप है। आचार्य शुक्ल के लोकमंगल की अवधारणा के समीप है। उन्होंने सूरदास के सूरसागर में लिरिकल या गीत काव्यात्मक पक्ष को महाकाव्यात्मक का दर्जा दिया। वे लिखते हैं कि प्रगतिवादी आंदोलन बहुत महान उद्देश्य से चलित है। इसमें सांप्रदायिक भाव का प्रवेश नहीं हुआ तो उसकी संभावनाएं अत्यधिक हैं। कुछ सीमित संदर्भों में उन्होंने काव्यशास्त्रीय चिंतन भी किया है। साहित्य का मर्म कृत में प्रायः ऐसा चिंतन दिखाई देता है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कविता के संदर्भ में कहा कि भाव, वेग, कल्पना और पदललित को कविता कहा जा सकता है। हजारीप्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्न हैं। सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की ललित योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। डॉक्टर नगेंद्र का मूल योगदान छायावाद के महत्व की स्थापना से शुरू होकर वैश्विक साहित्य शास्त्र के निर्माण के प्रयास तक विस्तृत है। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। आलोचना की आस्था 1966 नामक अपने निबंध संग्रह में डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी साहित्यिक मान्यताओं को रेखांकित किया है। डॉक्टर नगेंद्र पाश्चात्य आलोचक आई. रिचर्ड और क्रोचे से प्रभावित हैं। डॉक्टर नगेंद्र पाश्चात्य आलोचक आई. रिचर्ड और क्रोचे से प्रभावित हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने आई. रिचर्ड की तरह ही साहित्य संबंधी मूल्यों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग मूल्यवादी है और दूसरा भाग कलावादी है। काव्य के तीन तत्वों भाव, कल्पना और बुद्धि में डॉक्टर नगेंद्र ने भाव को महत्वपूर्ण माना है। डॉक्टर नगेंद्र अपने मूल दृष्टिकोण में रसवादी और व्यक्तिवादी आलोचक हैं।
यही कारण है कि डॉक्टर नगेंद्र जब आलोचना करते हुए साहित्य की उसके उद्देश्य की अनुकूलता में पहचान करते हैं तो सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ उन्हें आवश्यक नहीं मानते। डॉक्टर नगेंद्र सिंह फ्रायड की मनोविशेषणवादी मान्यताओं से प्रभावित प्रतीत होते हैं। मिथक और साहित्य में स्पष्टता लिखते हैं कि साहित्य काफ़ी अंशों में वास्तविक अवचेतन की ही नहीं, व्यक्ति के चेतन की भी सृष्टि है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी व्यवहारिक समीक्षा का आरंभ छायावाद पर कुछ निबंधों के माध्यम से 1937 ईस्वी में किया। इसके अतिरिक्त इसी समय में इन्होंने अपनी पहली पुस्तक सुमित्रानंदन पंत पर लिखी। उनकी पुस्तक को आचार्य शुक्ल ने भी ठीक ठिकाने की पुस्तक कहकर प्रशंसित किया। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं में उनकी मनोवैज्ञानिक और कलात्मक दृष्टि पूरी गहराई से व्यक्त हुई है। उन्होंने न केवल भक्तिकाल और रीतकाल के जटिल संबंधों को स्पष्ट किया, बल्कि रीतकाल के भीतर अपराध बोध के माध्यम से भोगवादी श्रृंगार तथा नैतिकता जैसे भावों की एक साथ द्वंद्वात्मक उपस्थिति को भी व्याख्यायित किया है। समीक्षा के इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र का महत्व जितना व्यवहारिक समीक्षा के कारण है, उससे कहीं अधिक सैद्धांतिक समीक्षा के कारण है। साहित्य के मान, कविता क्या है और साहित्य का धर्म जैसे निबंध और भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका जैसा ग्रंथ प्रकाश में आता है। इन्होंने पश्चिम के मनोवैज्ञानिक और नए समीक्षक आई.ए. रिचर्ड की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म से प्रभावित होकर साहित्य में कल्पना का उपयोग शीर्षक से सैद्धांतिक निबंध लिखा। सैद्धांतिक चिंतन की पराकाष्ठा 1964 ईस्वी में रचित उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रस सिद्धांत में हुई, जिसमें उन्होंने अनुभूति तत्व को विशेष महत्व देते हुए साधारणीकरण की एक मौलिक तथा महत्वपूर्ण व्याख्या की। डॉक्टर नगेंद्र रस को मानवीय अनुभूतियों से संपृक्त मानते हैं। आचार्य शुक्ल की रस मीमांसा में लोक मंगल का तत्व अनिवार्यतः निहित होने के कारण छायावाद का आत्मपरक साहित्य उसके माध्यम से अपना महत्व नहीं प्राप्त कर पा रहा था, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा की गई आत्मनिष्ठ आनंदवादी व्याख्या से छायावादी कविताएं भी रसात्मक प्रतिमानों पर खरी उतरने लगी। डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षा पद्धति का अंतिम चरण वह है जहां वे पश्चिमी साहित्य चिंतन के विषयों में रत हुए। डॉक्टर नगेंद्र ने फ्रायड के दर्शन के बारे में अपने विचार कुछ इस प्रकार प्रकट किए। मैं फ्रायड के दर्शन को एकांगी और उसकी आधारभूत अनेक युक्तियों को दुरारूढ़ और अविश्वसनीय मानता हूँ। काम जीवन का मुख्य अंग है पर सर्वांग नहीं। ऐसी दशा में मैं फ्रायड के सिद्धांतों को जीवन दर्शन के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्नलिखित हैं। सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीत काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, सिया रामचरण गुप्त, भारतीय सौंदर्यशास्त्र की भूमिका, काव्यबिंब, साहित्य का समाजशास्त्र। हिंदी की प्रगतिवादी समीक्षा 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद अस्तित्व में आई। इसका सैद्धांतिक पक्ष मार्क्सवाद पर आधारित है, हालांकि व्यवहारतः इसके प्रयोक्ताओं ने कहीं कहीं मार्क्सवादी दृष्टि का अतिक्रमण भी किया है। इसे साहित्यिक जगत में समाजवादी यथार्थवाद कहा जाता है। इसके अनुसार प्राकृतिक जगत की व्याख्या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से होती है और मानवीय इतिहास की व्याख्या ऐतिहासिक भौतिकवाद से। प्रगतिवाद व्यवहारिक समीक्षा कई समीक्षकों के माध्यम से विकसित हुई, जिनमें मुख्यतः है शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, गजानन माधव, मुक्तिबोध और नामवर सिंह। इनके अतिरिक्त समकालीन समीक्षकों में मलयज, नंद किशोर, नवल निर्मला जैन,
नित्यानंद तिवारी, मैनेजर पांडे और विश्वनाथ त्रिपाठी भी इस धारा में शामिल हैं। हिंदी में प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचनात्मक समीक्षा के प्रणेता डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान हैं। प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक निबंध विशाल भारत 1937 में प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी के समीक्षक कार्डवेल के मूल्यों से शिवदान सिंह चौहान प्रभावित हैं। 1951 ईस्वी में आलोचना त्रैमासिक नामक पत्रिका का संपादन भी उन्होंने ही किया। सन 1946 में अपने लेख साहित्य की परख में शिवदान सिंह चौहान ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान रचना बताने वाले अमृत राय तथा भारतेंदु को शेक्सपियर से बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए इन्हें संकीर्ण राष्ट्रवाद तथा कुत्सित समाजशास्त्र का उदाहरण बताया। आलोचना तथा काव्य और आधुनिक कविता का मूल्यांकन डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक कृतियां हैं। इंद्रनाथ मदान की आलोचकीय दृष्टि में किसी भी तरह का पूर्वाग्रह या फिर किसी भी तरह के वादों का अभाव दिखाई देता है। मार्क्सवादी आलोचक प्रकाश चंद्र गुप्त ने खुद को ध्वंसात्मक आलोचना से दूर रखते हुए सृजनात्मक मूल्यों का पक्ष लिया। प्रगतिवादी समीक्षा की सैद्धांतिक मान्यताएं साहित्य स्वायत्त वस्तु नहीं है, वरन वह अपने सामाजिक दायित्वों से बाधा है। साहित्य का उद्देश्य आनंद या रस की उद्भावना नहीं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज को आनंदित नहीं आंदोलित करने की आवश्यकता है। साहित्य में महत्व वस्तु का है, रूप का नहीं। जॉर्ज लुकास के महान यथार्थवाद में वस्तु को अधिक महत्व देते हुए भी रूप के प्रति कुछ चालीसा दृष्टिकोण अपनाया गया है। हिंदी प्रगतिवादी समीक्षा में भी मुक्तिबोध और नामवर सिंह का दृष्टिकोण ऐसा ही है। साहित्य में प्रतीक वांछनीय नहीं है, क्योंकि प्रतीक मूल बात को छिपाते हैं, जबकि साहित्य का कार्य शोषण के छिपे हुए रूपों को सामने लाना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा मूलतः एक मार्क्सवादी रचनाकार हैं, किंतु उन्होंने अपने सृजनात्मक विवेक से मार्क्सवाद का एक प्रगतिशील संस्करण तैयार किया है। उन्होंने हिंदी समीक्षा की चर्चा करते हुए जिन क्षेत्रों को छुआ उसमें सांस्कृतिक और अंग्रेजी साहित्य, भाषा विज्ञान, इतिहास, मार्क्सवाद, उपनिवेशवाद, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विषय परस्पर संलयित होकर व्यक्त हो गए। उनकी आलोचना का काल 1938 से शुरू होकर 2000 ईस्वी तक 62 सालों में विस्तृत है। प्रेमचंद्र 1941 ईस्वी डॉक्टर रामविलास शर्मा की पहली आलोचनात्मक पुस्तक है। 1941 ईस्वी डॉक्टर रामविलास शर्मा की पहली आलोचनात्मक पुस्तक है। कौन है? प्रेमचंद्र। इस किताब में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी समीक्षा सिद्धांतों के आधार पर प्रेमचंद्र का विश्लेषण किया। प्रेमचंद्र और उनका युग डॉक्टर रामविलास शर्मा की दूसरी आलोचनात्मक पुस्तक है। इस किताब में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद के साथ तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों का विश्लेषण किया। उन्हें आलोचकों में रामचंद्र शुक्ल, उपन्यासकारों में प्रेमचंद तथा कवियों में निराला सर्वाधिक प्रिय हैं। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय और जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित करने के कारण इन्होंने भारतेंदु मंडल, विशेषतः भारतेंदु की प्रशंसा की है। इन्होंने शुक्ल जी के छायावाद संबंधी मत को समझाते हुए तर्क दिया। वे नएपन के नहीं बल्कि अगोचरता, परोक्षता तथा लाक्षणिकता के विरुद्ध थे। इन्हीं नहीं तो प्रसाद की लोकपक्ष समन्वित कविता तथा पंथ की प्राकृतिक रहस्य भावना का समर्थन नहीं करते। रीत काव्य के संबंध में इन्होंने डॉक्टर नगेंद्र के मत का खंडन करते हुए शुक्ल जी के मत की पुनः प्रतिष्ठा की तथा संत साहित्य की समीक्षा में शुक्ल जी के अधूरे कार्य को पूरा करते हुए उसके महत्व का उल्लेख किया है। डॉक्टर शर्मा की आलोचना का चरम बिंदु निराला की साहित्य साधना है। वे सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता और सामाजिक विकास नामक निबंध में सौंदर्य को केवल व्यक्ति या विषय के नियत करने के स्थान पर दोनों की अति अंतक्रिया के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है
डॉक्टर राम विलास शर्मा अपने साहित्य दृष्टिकोण के साथ साथ अपनी विध्वंसक आलोचना शैली के लिए भी प्रसिद्ध हैं। पहले वे अपना सत्र तय करते हैं, फिर उसके विचार को पढ़कर तथा संभावित विचारों की कल्पना करके वे आक्रामक शैली में समीक्षा लिखते हैं। इस दृष्टि से पंथकृत, स्वर्ण विहान और स्वर्णधूल की समीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। स्वर्णकिरण और स्वर्णधूल की समीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने द्विवेदी युग के बारे में अपना मत स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि साहित्य में जो रीति विरोधी क्रांति शुरू हुई उसका पहला चरण है द्विवेदी युग, और उसी का विकास छायावाद और प्रगतिवाद में होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा मुक्तिबोध के काव्य को उनके आत्मसंघर्ष से जोड़ते हैं और उनके काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव और रहस्यवाद के विराट पुरुष का समन्वय भी देखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने शमशेर के काव्य को रीतिवादी रोमानी सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का माना है। उन्होंने केदारनाथ अग्रवाल तथा नागार्जुन की प्रशंसा की। रूप भावना विचार को काव्य सर्जना का मूल आधार माना। श्रृंगार के महत्व को मानते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने करुणा को काव्य का सर्वोत्तम गुण माना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार काव्य का प्रयोजन कवि और कलाकार का कर्तव्य होता है कि वह उत्पादन संबंधों का उत्पादन शक्तियों के संघर्ष को समझने और अपनी कला द्वारा विकासमान शक्तियों को सहारा देकर उनसे प्रेरणा प्राप्त करके मनुष्य और समाज की मुक्ति की ओर अग्रसर हो। डॉक्टर रामविलास शर्मा की हिंदी जातीय समीक्षा दृष्टि। डॉक्टर रामविलास शर्मा के यहाँ जातीयता के भाषाई, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी संदर्भ अनिवार्य हैं। रामविलास शर्मा जी के लिए जातीय नेशनलिटी एवं उपराष्ट्रीयता के अर्थ में है। उन्होंने लोक जागरण और हिंदी साहित्य नामक अपनी पुस्तक में हिंदी के लोक जागरण परंपरा वाले साहित्य के आधार पर हिंदी जात के साहित्य की विवेचनाएं की हैं। आलोचना में उन्होंने साम्यवादी आदर्श को हिंदी में जातीय संदर्भ में स्थापित करने का प्रयास किया है। उत्तर भारतीय हिंदी भाषी राज्यों को उन्होंने हिंदी जाति के रूप में संगठित करने की परिकल्पना रखी। रामविलास शर्मा की मान्यता थी कि इस इलाके में हिंदी जात की चेतना बहुत कम होने के बावजूद इतिहास की विशिष्टताओं और किसानों मजदूरों की स्वर्गीय स्थिति के कारण ऐसी जातीय पहचान बनाने की भरपूर संभावनाएं हैं। उन्होंने लोक जागरण, नव जागरण, प्रगतिशील आंदोलन आदि के संदर्भ में 1000 वर्षों के हिंदी साहित्य को विवेचित और आलोचित किया है। जातीय दृष्टि के आधार पर उन्होंने तुलसी को हिंदी जातीय स्मृति का सबसे बड़ा कवि माना है। इसी दृष्टि से भारतेंद्र युग द्विवेदी युग का मूल्यांकन करते हुए इसे भारतीय नवजागरण के अंग के रूप में हिंदी क्षेत्र का नवजागरण कहा। प्रेमचंद्र भारतेंद्र युग निराला प्रगतिवाद एवं परंपरा साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद्र और उनका युग प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, भारतेंद्र युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास। नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह साहित्य के रूप में विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए रूप और वस्तु के द्वंद्वात्मक तनाव को रेखांकित करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही तरह नामवर सिंह रूपवाद का कलावाद के स्तरों के प्रति सजग हैं। समाजशास्त्र की कुंठित धारा और कलावाद के हसोन्मुख नजरिए के खिलाफ डॉक्टर नामवर सिंह हमेशा प्रयत्नशील रहे। डॉक्टर नामवर सिंह रेने वेलेक और F.R. लीविस की ही तरह आलोचक हैं, सिद्धांत शास्त्री नहीं। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपना आलोचक जीवन
हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान से शुरू किया था। उनके अनुसार भावधारा के विकास में अपभ्रंश से हिंदी का जहाँ केवल ऐतिहासिक संबंध है, वहाँ काव्य रूपों और छंदों के क्षेत्र में उस पर अपभ्रंश की गहरी छाप है। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के उद्धृत दोहों की नामवर ने व्याख्या की है। 12 अध्यायों में विभक्त छायावाद नामक कृति में विभिन्न अध्यायों के विवेचन विषयों को सूचित करने के लिए जो शीर्षक दिए गए हैं, उनमें से अधिकांश छायावादी कवियों की पंक्तियों के ही टुकड़े हैं। छायावाद की अन्यतम कृति कामायनी की प्रतीकात्मकता एवं रूपकत्व पर नामवर सिंह ने विचार किया है। यह भारत की आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। नामवर सिंह ने निराला की लंबी कविताओं, सरोज स्मित और राम की शक्ति पूजा का विश्लेषण किया है। कथा साहित्य में प्रेमचंद तथा उनके समकालीनों के साथ उन्होंने नई कविता की तर्ज पर नई कहानी के तमाम कथाकारों का भी सहानुभूति एवं संवेदना के धरातल पर विश्लेषण मूल्यांकन किया है। अपने निबंध कलात्मक सौंदर्य के आधार में प्रयोगवादियों द्वारा काव्य के शिल्प पक्ष पर ज़्यादा बल देने की वजह से उनकी आलोचना की है। नई कविता संबंधी उनकी कई मान्यताओं पर मुक्तिबोध का प्रभाव देखा जा सकता है। कविता के नए प्रतिमान में नामवर सिंह जी ने मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में की समीक्षा कर सब के लिए समीक्षा का द्वार खोल दिया। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक पुस्तक में नामवर सिंह ने आधुनिक काव्य आंदोलनों, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद का विश्लेषण किया। एक साहित्य की डायरी की समीक्षा में लिखते हैं कि जो नई कविता निम्न वर्ग के जीवन संघर्ष की यथार्थ के धरातल पर व्यक्त करती है, उसके केंद्र में मुक्तिबोध है, आगे नहीं। दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्ता को स्वीकार करते हुए भारतीय लोकोन्मुखी सांस्कृतिक चेतना का मूल्यांकन भी करते हैं। उन्होंने लिखा है कि हिंदी कविता की अपेक्षा कहानी में स्वस्थ सामाजिक शक्ति कहीं अधिक है और आज उपन्यास की तरह कहानी सामाजिक परिवर्तन के लिए जोरदार साहित्यिक शास्त्र का काम कर रही है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्यिक प्रवृत्तियाँ 1962, हिंदी कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989, आलोचना के मुख से 2005। मुक्तिबोध आगे है। मुक्तिबोध लेखक की रचना प्रक्रिया के विश्लेषण पर विशेष बल देते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है तथा कवि की दृष्टि प्राकृतिक और काव्य की अंतर्वस्तु से प्रभावित होती है। कवि के प्रयोजन और संवेदना से भी वह अछूती नहीं रहती। कवि की रचना प्रक्रिया को वे वस्तुतः एक खोज और ग्रहण के रूप में स्वीकृति देते हैं। यह रचना प्रक्रिया ही वस्तुतः कवि का आत्मसंघर्ष है। कविता में उनकी चिंता संपूर्ण मनुष्य की स्थापना की चिंता थी और एक आलोचना के रूप में वे काव्य में ऐसे ही मनुष्य की खोज पर बल देते हैं। मुक्तिबोध कविता को व्यक्तिवादी तथा सामाजिक जैसी दो परस्पर विरोधी धाराओं में बांट कर देखे जाने वाली प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। व्यवहारिक समीक्षा में मुक्तिबोध ने प्रसाद की कामायनी, त्रिलोचन की धरती और भरत भूषण अग्रवाल की वो अप्रस्तुत मन, धर्म भारती की अंधायुग, दिनकर की उर्वशी आदि कृतियों की समीक्षाएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद, शमशेर, सुभद्रा कुमारी चौहान, हर शंकर पर लिखे गए निबंधों के साथ ही कहानियों तथा समकालीन रूसी उपन्यास आदि पर पर्याप्त सुविचार अभिमतों का उल्लेख किया जा सकता है। कामायनी एक पुनर्विचार 1961, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। ये है मुक्तिबोध ने लिखा है। ठीक है। मनोविश्लेषणवादी समीक्षा। मनोविश्लेषणवादी
समीक्षा। मनोविश्लेषण नामक एक नई समीक्षा शाखा की स्थापना फ्रायड, एडलर और युंग ने की। हिंदी में इला चंजोशी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अज्ञेय डॉक्टर देवराज उपाध्याय डॉक्टर नगेंद्र को मनोविश्लेषणवादी समीक्षा पद्धति का प्रतिनिधि माना जाता है। इला चंजोशी ने फ्रायड को दैत्य विचार कहा। उन्होंने साहित्य में दुखवाद में विवाद नामक एक नए रस की कल्पना की। एडलर के प्रभुत्व की कामना, क्षति पूर्ति के सिद्धांत और वासना के सिद्धांत से अज्ञेय प्रभावित है। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान नामक अपने मूल्यों को अपनाते हुए साहित्य और मनोविज्ञान के बीच के अंतर्संबंधों की व्याख्या की। रोमानी भावुकता और नई समीक्षा की छद्म भावुकता की निंदा लक्ष्मीकांत वर्मा ने की। उनकी पुस्तक नई कविता के प्रतिमान काफ़ी चर्चित रही। जैनेन्द्र ने तो मनोविश्लेषणवाद और गांधीवाद को आपस में घुला मिला दिया है। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत। फ्रायड ने काम वृत्ति को, एडलर ने हीनता की पूर्ति की प्रवृत्ति को तथा युंग ने जिजीविषा पर अमरत्व की आकांक्षा की जीवन में प्रेरक शक्ति के रूप में माना है। साहित्यकार वह व्यक्ति है जो इन दमित इच्छाओं पर कुंठाओं की सृजनात्मक अभिव्यक्ति करता है। कोई भी रचना रचनाकार के व्यक्तित्व का प्रक्षेपण होती है और व्यक्तित्व की पहचान अवचेतन या अचेतन मन से होती है। समीक्षा का दायित्व है कि रचना की व्याख्या रचनाकार के व्यक्तित्व के माध्यम से करे। काम चेतना के सिद्धांत के अतिरिक्त प्रभुत्व की कामना और जीवित रहने की इच्छा के सिद्धांत भी मनुष्य की गहनतम प्रवृत्ति की व्याख्या करते हैं, जिनका प्रयोग साहित्य समीक्षा में किया जाना चाहिए। क्योंकि साहित्य का मूल संबंध बहिर्जगत से नहीं, अंतर जगत से है, इसीलिए प्रतीकों का प्रयोग साहित्य में अनावश्यक है। बिंब और मिथक जैसे तत्व भी अंतर्मन की ग्रंथियों को सुलझाने में या व्यक्त करने में सक्षम हो सकते हैं। नई समीक्षा। नई समीक्षा अंग्रेजी शब्द न्यू क्रिटिसिज्म का अनुवाद है और यह 20वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका व यूरोप में विकसित हुए। नई समीक्षा न्यू क्रिटिसिज्म आंदोलन से प्रभावित भी है। न्यू क्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग पहली बार 1910 में स्पिनबर्न ने किया। आगे चलकर 1941 ईस्वी में जॉन को रैनसम ने इसी नाम से अपनी समीक्षात्मक पुस्तक लिखी। यह आंदोलन 1950-60 के दशक में समाप्त हो गया। नई समीक्षा आंदोलन के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समीक्षक अज्ञेय हैं, जिनकी कई पुस्तकों जैसे त्रिशंकु, भवंती, अंतरा और आधुनिक साहित्य में यह पद्धति दिखाई देती है। इसी समय इलाहाबाद में परिमल नामक संस्था सक्रिय हुई, जिसके कई सदस्य जैसे लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देवनारायण शाही, धर्मवीर भारती, रघुवंश तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी इस समीक्षा धारा के विकास में सक्रिय हुए। इन आलोचकों की प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं: लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिमान; धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य; विजय देवनारायण शाही, लघु मानव के बहाने; हिंदी कविता पर एक बहस; शमशेर, काव्य अनुभूति की बनावट; राम स्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या; काव्य भाषा पर 3 निबंध। डॉक्टर रघुवंश, आधुनिकता और सृजनशीलता; निर्मल वर्मा, कला का जोखिम; रमेश चंद्र शाह, अज्ञेय और असाध्य वीणा; अज्ञेय वागार्थ का वैभव। परिमल समूह से बाहर के जो समीक्षक इसमें सक्रिय रहे वे हैं निर्मल वर्मा तथा रमेश चंद्र शाह। आधुनिक साहित्य का परिपेक्ष। डॉक्टर रघुवंश की ऐसी आलोचनात्मक कृति है जिसमें उन्होंने भारतेंद्र से लेकर नई कविता तक के आंदोलन पर अपनी समीक्षात्मक दृष्टि का परिचय दिया। अज्ञेय आरंभ में मनोविश्लेषणवाद से काफ़ी प्रभावित रहे, किंतु 1960 में रचित उनकी पुस्तक आत्मेन पद नई समीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
इसके अतिरिक्त तीसरा सप्तक की भूमिका भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। प्रतीकों पर अत्यधिक बल तथा सूक्ष्म अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों का निर्माण, ये दो तत्व अज्ञेय की समीक्षा दृष्टि में केंद्रीय हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अज्ञेय के गैर रोमांटिक दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिकता पर सूक्ष्म विचार किया। लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक नई कविता के प्रतिमान नई समीक्षा की पहली प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की पुस्तक मानव मूल्य और साहित्य इस क्रम में महत्वपूर्ण है। अन्य प्रसिद्ध समीक्षात्मक ग्रंथों में शमशेर बहादुर सिंह का निबंध संकलन दो आप तथा नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक साहित्य का इतिहास दर्शन प्रमुख है। नई समीक्षा के सिद्धांत। रचना एक स्वायत्त इकाई है जिसका मूल्यांकन भाषिक एवं साहित्यिक प्रतिमानों पर ही होना चाहिए, साहित्येतर या सामाजिक प्रतिमानों पर नहीं। साथ ही रचना भावनाओं का तीव्र उच्छलन नहीं बल्कि उस पर अंकुश रखकर निर्वैयक्तिकता के साथ रची जाती है। सहानुभूत भोगे हुए यथार्थ और रोमांटिक एवं बौद्धिकता पर आधारित होने के कारण हिंदी में नई समीक्षा आंदोलन मुख्यतः प्रगतिवादी व स्वच्छंदतावादी दृष्टियों के विरुद्ध विकसित हुआ। समकालीन समीक्षा। 1970 के बाद की हिंदी समीक्षा को सामान्यतः समकालीन समीक्षा कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख धाराएं हैं तथा कुछ अन्य गौड़ धाराएं। दो प्रमुख धाराएं वस्तुवादियों तथा भाववादियों की है। वस्तुवाद वह दृष्टिकोण है जो बाह्य परिस्थितियों को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। इस धारा में डॉक्टर नामवर सिंह के साथ मलयज मैनेजर पांडे, नंदकिशोर नवल, नित्यानंद तिवारी, विश्वनाथ तिवारी इत्यादि समीक्षक शामिल हैं। धातव्य है कि प्रायः ये सभी समीक्षक प्रगतिवादी समीक्षा आंदोलन से भी जुड़े हैं तथा उसी दृष्टिकोण को समकालीन संदर्भ में व्यक्त कर रहे हैं। भाववाद वह दृष्टिकोण है जो रचना के केंद्र में रचनाकार की चेतना को रखता है, न कि चेतना को प्रभावित करने वाली बाह्य परिस्थितियों को। इस धारा के प्रमुख प्रतिनिधि अशोक वाजपेयी हैं, जो कि पूर्वाग्रह पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। इन्होंने रूपवाद की कुछ मान्यताओं को भी समीक्षा प्रक्रिया में स्वीकारा है। विष्णु खरे, मदन सोनी और ध्रुव शुक्ल तथा प्रभात त्रिपाठी भी महत्वपूर्ण हैं। समकालीन समीक्षा में एक तीसरी धारा भी है जो उपर्युक्त दोनों धाराओं का समन्वय करती है। इस धारा में रामस्वरूप चतुर्वेदी प्रमुख हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तकों हिंदी नवलेखन, नई कविता एवं नए हिंदी कविता एक साक्ष्य तथा नवलेखन भी नई कविताएं एक साक्ष्य तथा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में समकालीन साहित्य का मूल्यांकन करते हुए समन्वित प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने अंग्रेजी के न्यू राइटिंग्स आंदोलन से नवलेखन को जोड़ा है। इस संदर्भ में भाषा और संवेदना इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनके अतिरिक्त रामदरस मिश्र और बटरोही आदि समीक्षक भी ऐसे ही समन्वित प्रतिमान लेकर चले। परिशिष्ट हिंदी आलोचना। परिशिष्ट हिंदी आलोचना, आइए देखते हैं। परिशिष्ट हिंदी आलोचना। स्वच्छंदतावादी आलोचना के क्रम में स्वच्छंदवादी आलोचना के क्रम में प्रभाववादी समीक्षा का उन्नयन देखा जा सकता है। प्रभाववादी आलोचना का अभ्यास हिंदी में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सस्सई की आलोचना करते समय दिया। भगवत शरण उपाध्याय ने प्रभाववादी समीक्षा पद्धति पर नूरजहां और गुरुभक्त सिंह भक्त की आलोचना की। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने
फ्रायडवाद, मार्क्सवाद तथा यौनवाद आदि का विरोध किया है। कला के लिए विचारधारा को रामधारी सिंह दिनकर कविता का अनुवर्ती नहीं मानते। मोहन राकेश की साहित्यिक चेतना अस्तित्ववादी दर्शन से अपना प्रभाव ग्रहण करती है। शुक्लोत्तर युगीन तथा समकालीन महत्वपूर्ण आलोचक इलाचंद जोशी साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा, जनेंद्र कुमार कहानी, अनुभव और शिल्प, प्रेमचंद्र एक कृति व्यक्तित्व, राम कुमार वर्मा कबीर का रहस्यवाद साहित्य समालोचना। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है अज्ञेय वन का छंद, अज्ञेय वन का छंद। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा समष्टिमय साहित्य के सरोकार, रीति विज्ञान साहित्य का प्रयोजन। पंडित शांति प्रिय द्विवेदी हमारे साहित्य निर्माता 1935। कवि और काव्य, साहित्यिक संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। आचार्य जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य नए प्रश्न, महाकवि सूरदास, प्रेमचंद्र, महाकवि निराला, प्रकीर्णिका, कवि सुमित्रा नंदन पंत, नई कविता, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक सृजन और समीक्षा, रीति और शैली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की ललित योजना और मध्यकालीन बोध का स्वरूप। प्रकाश चंद्र गुप्त नया हिंदी साहित्य, प्रकाश चंद्र गुप्त नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, साहित्य धारा। रामधारी सिंह दिनकर काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त शुद्ध कविता की खोज, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, तुलसीदास, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान हिंदी कहानी अपनी जवानी, कविता और कविता, प्रेमचंद्र एक विवेचन, समकालीन आलोचना। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान हिंदी कहानी अपनी जवानी, हिंदी कहानी अपनी जवानी, कविता और कविता, प्रेमचंद्र, कविता और कविता, प्रेमचंद्र एक विवेचन, समकालीन आलोचना। ठीक, नेक्स्ट है अज्ञेय, त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अंतरा, आल बाल, अद्यतन, युग संधियों पर, धार और किनारे, आधुनिक हिंदी साहित्य। शमशेर बहादुर सिंह, दो आब, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। रामविलास शर्मा, प्रेमचंद्र, भारतीय युग, निराला, प्रगतिवाद और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद्र और उनका युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी आलोचना, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन। निराला की साहित्य साधना, पहला भाग। दूसरा, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा। धर्म, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, पहला खंड। दूसरा खंड, तीसरा, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा, युगबोध और कविता, कथा विवेचन और गद्य शिल्प, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, लोक जागरण, हिंदी साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, दो खंड, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। डॉक्टर भागीरथी मिश्र, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, काव्यशास्त्र, काव्य मीमांसा, काव्य मनीषा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरणे, हिंदी साहित्य और उसकी भूमिका, आधुनिक हिंदी साहित्य। डॉक्टर नगेंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और विवेचन, रीत काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, विचार और विश्लेषण, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्यशास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व,
अनुसंधान और आलोचना, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, रस सिद्धांत, आलोचक की आस्था, काव्य बिंब, चेतना के बिंब, आस्था के चरण, नई समीक्षा, नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, शैली विज्ञान, मिथक और साहित्य, साहित्य का समाजशास्त्र, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की कला दृष्टि, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, महर्षि शरण गुप्त का काव्य पुनर्मूल्यांकन, प्रसाद और कामायनी मूल्यांकन का प्रश्न, नई नलिन विलोचन शर्मा, दृष्टिकोण मानदंड, साहित्य का इतिहास, दर्शन, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद, दिनकर और उनकी काव्य कृतियाँ, छायावाद और प्रगतिवाद, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास, डॉक्टर उदयभान सिंह, तुलसी दर्शन मीमांसा, कामायनी लोचन, डॉक्टर देवराज, छायावाद का पतन, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा प्रक्रिया, मुक्तिबोध, कामायनी एक पुनर्विचार, भारत इतिहास और संस्कृति, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं। शिवदान सिंह चौहान, प्रगतिवाद, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य अनुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, गिरिजा कुमार माथुर, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, नेमचंद जैन, आधे अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक, भारतीय नाट्य परंपरा, दृढ़ अदृश्य, रंग परंपरा और रंग कर्म की भाषा, तीसरा पाठ, डॉक्टर रघुवंश, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, सामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता, भारती का काव्य, कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि, अमृत राय, नई समीक्षा, सह चिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य, नरेश मेहता, मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, काव्यात्मकता का दिक्काल, विजयपाल सिंह, केशव और उनका साहित्य, केशव का आर्यात्व, केशव की काव्य चेतना, रंगेय राघव, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, काव्य कला और शास्त्र, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य के मूल विवेचन, रामदरस मिश्र, हिंदी समीक्षा के संदर्भ, आधुनिक हिंदी कविता के सृजनात्मक संदर्भ, हिंदी उपन्यास एक अंतर्यात्रा, हिंदी आलोचना का इतिहास, विजय देवनारायण शाही, लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस, जायसी, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, 6वां दशक, साहित्य क्यों, चंद्रवली सिंह, लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य आलोचना का जनपक्ष, नामवर सिंह, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, संवाद, आलोचना के मुख से, विशंभर नाथ उपाध्याय, पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, निराला की साहित्य साधना, आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा, कबीर दास, समकालीन सिद्धांत और साहित्य, समकालीन कविता की भूमिका, उजाले और उबलते प्रश्न, स्वतंत्रोत्तर कथा, साहित्य, भारतीय काव्यशास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन, मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन, समकालीन का मार्क्सवाद, सिद्ध सरापा, भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास, धर्मवीर भारती, सिद्ध साहित्य, साहित्य और मानव मूल्य, प्रगतिवाद एक समीक्षा, जगदीश गुप्त, नई कविता, शक्ति और सीमा, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, शिव प्रसाद सिंह, विद्यापति, सुरपूर्व, ब्रजभाषा और उनका काव्य, कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा, विश्व का शास्त्री, तुलसी के ही हरि, भक्ति और
शरणागत, तुलसी के ही हेरी भक्ति और शरणागत। देवेंद्र नाथ शर्मा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। राजेंद्र यादव, उपन्यास स्वरूप और संवेदना, कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति, कहानी स्वरूप और संवेदना। देवी शंकर अवस्थी, भक्ति का संदर्भ है, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना का द्वंद्व। नेक्स्ट है आइए देखते हैं आगे कि शिव कुमार मिश्र, कामानी और प्रसाद की कविता गंगा। वृंदावन लाल वर्मा, उपन्यास और कला, नया हिंदी काव्य, आधुनिक कविता और युग दृष्टि, प्रगतिवाद, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत, यथार्थवाद, साहित्य और सामाजिक संदर्भ, प्रेमचंद्र, विरासत का सवाल, भक्ति काव्य और लोक जीवन, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना के प्रगतिशील आयाम, कहानीकार प्रेमचंद्र, रचना दृष्टि और रचना शिल्प, मार्क्सवाद देव मूर्तियां नहीं गढ़ता, इतिहास और संस्कृति, मार्क्सवाद और साहित्य, हिंदी साहित्य संक्षिप्त इतिवृत्त, भक्ति आंदोलन का भक्तिकाल, प्रेमचंद्र की विरासत और गोदान, आलोचना के प्रगतिशील सरोकार, रमेश कुंतल मेघ, मिथक और स्वप्न, कामायनी की मन सौंदर्य, सामाजिक भूमिका, आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण, मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, तुलसी, आधुनिक वातायन से, कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषिक क्रांतियाँ, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन, क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्रश्निक, कामायनी पर नई किताब, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी नवलेखन, भाव और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, हिंदी यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक, हिंदी कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक, सर्जन और भाषिक संरचना, इतिहास और रोचक दृष्टि, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, काव्य भाषा पर 3 निबंध, प्रसाद निराला अज्ञेय, आधुनिक कविता यात्रा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, भक्ति काव्य यात्रा, चंद्रकांत महादेव वादी-वडेकर, हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, अज्ञेय की कविता एक मूल्यांकन, हिंदी उपन्यास स्थिति और गति, कविता की तलाश, जैनेन्द्र के उपन्यास मर्म की तलाश, आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना, कथाकार अज्ञेय, चंद्रकांता देवतले की कविता का स्वभाव, विश्वनाथ त्रिपाठी, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, कल्पना और छायावाद, मेरे समय के शब्द, धनंजय वर्मा, आस्वाद के धरातल, निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन, हस्तक्षेप, आलोचना की रचना यात्रा, आधुनिक कविता के बारे में 3 अध्याय, आधुनिकता के प्रतिरूप, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र, हिंदी कहानी का सफरनामा, मलयाज कविता के साक्षात्कार, संवाद और एकलाव रामचंद्र शुक्ल, परमानंद श्रीवास्तव, नई कविता का परिप्रेक्ष्य, कविता कर्म, काव्य भाषा, उपन्यास का यथार्थ, रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का व्याकरण, शब्द और मनुष्य, समकालीन कविता का यथार्थ, उपन्यास का पुनर्जन्म, कविता का उत्तर, जीवन, अंधेरे कुएं में आवाज, दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों, नरेंद्र मोहन, समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच, समकालीन कविता के बारे में, कुमार विमल, सौंदर्य शास्त्र के तत्व, छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन, कला विवेचन,
नंद किशोर नवल, कविता की मुक्ति, हिंदी आलोचना का विकास, प्रेमचंद्र का सौंदर्य शास्त्र, जहाँ शब्द सक्रिय है, यथा प्रसंग, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, समकालीन काव्य यात्रा, दृश्यलोक, निराला कृति से साक्षात्कार, दो भाग, रचना का पक्ष, निराला काव्य की छवियां, कविता पहचान का संकट, तुलसीदास। रमेश चंद्र शाह, छायावाद की प्रासंगिकता, समानांतर वागार्थ, शब्द निरंतर, भूलने के विरुद्ध, अज्ञेय वागार्थ का वैभव, आलोचना का पक्ष। प्रभाकर छेत्री, शिवमंगल सिंह सुमन, मनुष्य और शिष्टा, प्रसाद का साहित्य, प्रेम तात्विक दृष्टि, कविता की तीसरी आंख, संवाद, काल यात्री, कविता रचना एक यातना है, अतीत के हंस, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, मेघदूत एक अंतर यात्रा, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, कवि परंपरा, तुलसी से त्रिलोचन, मतिराम, नित्यानंद तिवारी, आधुनिक हिंदी साहित्य और इतिहास बोध, सृजनशीलता का संकट, कमल किशोर गोयनका। प्रेमचंद्र के उपन्यासों का शिल्प विधान, प्रेमचंद्र विश्वकोश, प्रेमचंद्र और शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद्र अध्ययन की नई दिशाएं, प्रेमचंद्र अनछुए प्रसंग, रंगभूमि, नए आयाम, प्रभाकर माचवे, प्रतिनिधि रचनाएं, प्रेमचंद्र का जीवन, अभिमन्यु अनंत, एक बातचीत, जगदीश चतुर्वेदी, विवादास्पद रचनाकार, जिज्ञासाएं मेरी समाधान, बच्चन के, प्रेमचंद्र चित्रात्मक जीवनी, प्रेमचंद्र की हिंदी उर्दू कहानियाँ, प्रेमचंद्र रचना संकलन, लघु कथा के प्रतिमान, मॉरिशस की हिंदी कहानियाँ, दिनेश नंदी डालमिया से बातचीत, प्रेमचंद्र देश प्रेम की कहानियाँ, प्रेमचंद्र की अप्राप्त कहानियाँ, गांधी पत्रकारिता के प्रतिमान, हिंदी प्रवासी साहित्य जोहान्सबर्ग के आगे, प्रेमचंद्र कहानी रचनावली 6 खंड, प्रेमचंद्र वाद विस्तार संवाद, प्रेमचंद्र की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन, प्रेमचंद्र की कहानी यात्रा और भारतीयता, बलदेव वंशी, आधुनिक हिंदी कविता में विचार, दादू जीवन दर्शन, कबीर की चिंता, लंबी कविताएं, वैचारिक सरोकार। नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, नए साहित्य का तर्कशास्त्र, आधुनिक हिंदी कविता, समकालीन हिंदी कविता, रचना के सरोकार, गद्य के प्रतिमान, कविता क्या है, कुबेरनाथ राय, आलोचना के हंसिए, विष्णु खरे, आलोचना की पहली किताब, मैनेजर पांडे, साहित्य और इतिहास दृष्टि, शब्द और कर्म, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, भक्ति आंदोलन और सूरदास का सत्य, आलोचना की सामाजिक और अनुभव साँचा, आलोचना की सामाजिक अनुभव साँचा, अशोक वाजपेयी, फिलहाल कुछ पूर्वाग्रह, कविता का गल्प, कविता कह गया है, कृष्णदत्त पालीवाल, आधुनिकता, संवेदना और संप्रेषण, अज्ञेय होने का अर्थ, अज्ञेय अली की आत्मदान, आलोचक, अज्ञेय की उपस्थिति, उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य, हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार, हिंदी आलोचना के नए वैचारिक सरोकार, मैथिली शरण गुप्त, प्रासंगिकता और अंतःसूत्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचना कर्म, सिया राम मैं सब जग जानी, भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार, नंद किशोर वाजपेयी ने लिखा है कि अज्ञेय की काव्य तितिशा, रचना का सच, सर्जक का मन, अनुभव का भाव, साहित्य का स्वभाव, शंभुनाथ, दिनकर कुछ पुनर्विचार, साहित्य और जन संघर्ष, तीसरा यथार्थ, मिथक और आधुनिक कविता, बौद्धिक उपनिवेश की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र का पुनर्मूल्यांकन, दूसरे नवजागरण की ओर, धर्म का दुखांत, हिंदी नवजागरण और संस्कृति, सभ्यता के संवाद। वीर भारत तलवार ने लिखा है कि रस्साकशी, सामना, रामविलास शर्मा की विवेचन पद्धति और मार्क्सवाद। नेक्स्ट है सुधीर पचौरी, अद्य गद्य विन्यास, देरिदा विखंडन की
सिद्धांतिकी, उत्तर यथार्थवाद, उत्तर आधुनिक साहित्य की विमर्श, उत्तर आधुनिक साहित्य की विमर्श, उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद, निर्मल वर्मा, और उत्तर उपनिवेशवाद, आलोचना के आगे, हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता। नेक्स्ट है अरुण कमल। गोलमेज का कथोपकथन, कविता और समय, पुरुषोत्तम अग्रवाल, अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, तीसरा रुख, कोलाज, अशोक वाजपेयी। डॉक्टर राम कमल राय, नरेश मेहता, कविता की ऊर्ध्व यात्रा, हिंदी कविता का वैयक्तिक परिपेक्ष, अज्ञेय सृजन और संघर्ष, अपूर्वानंद, साहित्य का एकांत, सुंदर का स्वप्न, डॉक्टर रामेश्वर राय, भक्ति काव्य का वर्तमान, कविता का परिसर, एक अंतरयात्रा, हिंदी उपन्यास गोदान से महाभोज तक, शुक्लोत्तर युगीन, अन्य महत्वपूर्ण आलोचक एवं उनकी रचनाएं। डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा, कहानी का रचना विधान, हिंदी गद्य शैली का विकास, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, रोमांटिक साहित्य शास्त्र, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोवैज्ञानिक अध्ययन, राम मूर्ति त्रिपाठी, औचित्य दर्शन, रस विमर्श, लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार, कुमार विमल, सौंदर्य शास्त्र के तत्व, लीलाधर गुप्त, पाश्चात्य साहित्य लोचन के सिद्धांत, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, आधुनिक काव्यधारा, डॉक्टर रविंद्र सहाय वर्मा, पाश्चात्य साहित्य लोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव, जगदीश चंद्र जैन, पाश्चात्य समीक्षा दर्शन, शंकर देव अवतरे, काव्यांग प्रक्रिया, भागीरथ दीक्षित, अभिनव साहित्य चिंतन, रवि प्रकाश, हिंदी काव्यशास्त्र में रस स्वरूप, हेमकांत टंडन, साधारणीकरण और सौंदर्य अनुभूति के प्रमुख सिद्धांत, विजेंद्र नाथ सिंह, भारतीय काव्य समीक्षा में वक्रोक्त सिद्धांत, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, रसाल, हिंदी काव्यशास्त्र का विकास, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, तुलसी दर्शन, डॉक्टर श्री कृष्णलाल प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, सूरदास, डॉक्टर कामिल बुल्के, राम कथा उत्पत्ति और विकास, डॉक्टर हीरा लाल दीक्षित, आचार्य केशव, डॉक्टर भोला शंकर व्यास, ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, काव्य में रस, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, हिंदी को मराठी संतों की देन, डॉक्टर मनोहर काले, आधुनिक हिंदी और मराठी काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, श्री राम शर्मा, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, प्रभा खेतान, उपनिवेश में स्त्री, अल्बेयर कामू, वह पहला आदमी, अनामिका, स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तर गाथा, मौसम बदलने की, आहत मन समझने की जरूरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, मृणाल पांडे, परिध पर स्त्री, लंबा सफर, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, और उब्बरी, भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन जहां औरत गढ़ी जाती है, कात्यायनी, दुर्ग द्वार पर दस्तक, कात्यायनी ने लिखा है दुर्ग द्वार पर दस्तक, कमला सिंधवी, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में स्त्री, दिव्या जैन, हवा की बेटी, क्षमा शर्मा, सती का समय, स्त्रीत्व विमर्श, समाज और साहित्य, नासिरा शर्मा, औरत के लिए औरत, मैत्री पुष्पा, खुली खिड़की, सुनो मालिक सुनो, तब्दील निगाहें, राधा कुमार, स्त्री संघर्ष का इतिहास, रमणिका गुप्ता, स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, रोहिणी अग्रवाल, हिंदी उपन्यास में कामायनी महिला, हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला, रोहिणी अग्रवाल, हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला, एक नज़र कृष्णस्वती पर, स्त्री लेखन, स्वप्न और संकल्प,
इतिवृत्त की संरचना और स्वरूप, वर्ष के प्रतिमानक उपन्यास, समकालीन कथा साहित्य, सरहदें और सरोकार, हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ। नूतन सिन्हा, सांप्रदायिक दंगे और नारी। ममता कालिया, खाटी घरेलू औरत। गीताश्री, नाग फांस में स्त्री, सपनों की मंडी, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र। इलिना सेन, संघर्ष के बीच। मनीषा, हम सभ्य औरतें। मनीषा ने लिखा है हम सभ्य औरतें और औरत अंग। सरला महेश्वरी, नारी प्रश्न, समान नागरिक संहिता, नारी प्रश्न समान नागरिक संहिता। रंजना अरगड़े, कवियों का कवि शमशेर। निर्मला जैन, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रतिसंसार, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। नेक्स्ट है स्त्री विमर्श के प्रमुख आलोचक। स्त्री विमर्श के प्रमुख आलोचक। हिंदी के प्रमुख स्त्रीवादी प्रमुख पुरुष आलोचक निम्नलिखित हैं। हिंदी के प्रमुख स्त्रीवादी प्रमुख पुरुष आलोचक निम्नलिखित हैं। राजेंद्र यादव, आदमी की निगाह में औरत और उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। अरविंद जैन, औरत होने की सजा, बचपन से बलात्कार, औरत अस्तित्व और अस्मिता। सुधीर चौधरी, नारी देह के विमर्श। उपेंद्र नाथ अस्क, आधीन जमीन। जगदीश्वर चतुर्वेदी, स्त्रीवादी साहित्य विमर्श। दुष्यंत, स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक। नेक्स्ट है दलित विमर्श और आलोचना। ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ। डॉक्टर धर्मवीर की खोज, महाकवि की खोज। लोकायती वैष्णव, विष्णु प्रभाकर। संत रैदास का निर्वाण संप्रदाय। नेक्स्ट है कबीर के आलोचक। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। कबीर रामानंद, किंवदंतियाँ। सूत का कपास। प्रेमचंद सामंत का मुंशी। कामसूत्र की संतानें। थेरी की स्त्रियाँ। डॉक्टर अंबेडकर। प्रेमचंद्र की नीली आँखें। खसम, खुशी क्यों होए। दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। कमल भारती, डॉक्टर अंबेडकर एक पुनर्मूल्यांकन, संत रैदास एक विशेषण, दलित चिंतन में इस्लाम, दलित साहित्य की अवधारणा, आजीवक परंपरा और कबीर अर्थात दलित धर्म की खोज। स्वामी अछूतानंद हरिहर और हिंदी नवजागरण, दलित विमर्श की भूमिका, दलित विमर्श की भूमिका, दलित धम्म विजय। जयप्रकाश कंदर्प, वर्तमान दलित आंदोलन, अम्बेडकरवादी आंदोलन, दशा और दिशा, दलित विमर्श साहित्य के आईने में, 21वीं सदी में दलित आंदोलन, जाति एक विमर्श। शिवराज सिंह बेचैन, दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अम्बेडकर का प्रभाव। गांधी अम्बेडकर, दलित पत्रकारिता पर पत्रकार का प्रभाव। गांधी, दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अम्बेडकर का प्रभाव। गांधी अम्बेडकर हरिजन जनता। समकालीन हिंदी पत्रकारिता में दलित उवाच, उत्तर सती तथा साहित्य में दलित विमर्श। नेक्स्ट है डॉक्टर दिनेश राम, दलित मुक्ति का प्रश्न और दलित साहित्य। डॉक्टर कालीचरण स्नेही, हिंदी काव्य में दलित अस्मिता। डॉक्टर यशवंत विरोधय, हिंदी साहित्य की मुख्य धारा। नितिन गायकवाड़, दलित बचपन वेदना का विस्फोट। मोहनदास नेमिष-राय, भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास। माता प्रसाद, हिंदी काव्य में दलित काव्यधारा। अंतहीन बेड़ियाँ। रजत रानी मीनू, नए दशक को हिंदी दलित कविता। रमणिका गुप्ता, स्वर और नई शताब्दी। बाबूराव बामोल, दलित साहित्य आज का क्रांति विज्ञान। देवेंद्र चौबे, आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श। तेजस्वी कुट्टीमनी, भारतीय दलित साहित्य एक परिचय।
तेज सिंह आज का दलित साहित्य, दयानंद बटोही साहित्य और सामाजिक क्रांति, सोहन लाल सुमनाक्षर विश्व धरातल पर दलित साहित्य। महत्वपूर्ण कथन, सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। महादेवी वर्मा। भावना, ज्ञान और कर्म जब तक सम पर मिलते हैं, जब एक सम पर भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। महादेवी वर्मा। यथार्थवाद में संभवतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है। जयशंकर प्रसाद। यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। जयशंकर प्रसाद। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान में नहीं, तथा कवि की अनुभूति को हम उसके परिणाम के अभिव्यक्त दिखते हैं, परिणाम में हम अभिव्यक्त देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। क्या लिखा है एक बार पुनः देखते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, तथा कवि की अनुभूति को हम उसके परिणाम में अभिव्यक्त देखते हैं। जयशंकर प्रसाद। यह आदर्शवाद जहाँ आकाश है, उच्चता है, वहीं यथार्थवाद विषय पथरीली धरती है, लघुता है। जयशंकर प्रसाद। यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है। प्रेमचंद्र। अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है। बाबू गुलाब राय। जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अनूठी से अनूठी उक्ति तभी काव्य हो सकती है जबकि उसका संबंध कुछ दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्त से होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंद्र की कला का विशेष माधुर्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पद्माकर की मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए। काव्य में शब्द और अर्थ का अभिन्न संबंध होता है तथा भावों की अभिव्यक्ति और भाषा सौष्ठव मुक्ति छंद में अधिक सुगमता से व्यक्त किया जा सकता है। सुमित्रा नंदन पंत। कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साहित्य का उद्देश्य सार्वदेशिक और सार्वकालिक होना चाहिए। सार्वदेशिक और सार्वकालिक होना चाहिए। हमें अपने साहित्य का उद्देश्य सार्वभौमिक करना है, संकीर्ण एक देशी नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है। उनका मूल है आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य और उसके अभिप्रेत उसके संघर्ष। मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहते चलती है। शमशेर बहादुर। यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिभान के केंद्र में मुक्तिबोध हैं। डॉक्टर नामवर सिंह है। नेक्स्ट है किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास ना हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उसका इतिहास है, जिंदगी है। एक एक स्नायु के तनाव के एक बार जीवन में और दूसरी बार उसकी कविताओं में जाकर मुक्तिबोध ने अपनी स्मृति के लिए सैकड़ों कविताएं छोड़ी हैं और ये कविताएं ही उनका जीवन वृत्तांत है।
श्रीकांत वर्मा। मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहते चलती है। शमशेर बहादुर सिंह। चरम व्यक्तिवाद की प्रयोगवाद का केंद्रबिंदु है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्रबिंदु है। डॉक्टर नामवर सिंह। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। डॉक्टर नामवर सिंह। जिसके पास उच्च कोटि के विचार नहीं हैं, भावावेश नहीं है, यथार्थ का गहरा ज्ञान नहीं है, वह कला को निखारने की कोशिश करके उत्कृष्ट साहित्य नहीं रच सकता। डॉक्टर रामविलास शर्मा। माना कि काव्य से आनंद आता है, लेकिन किस तरह का आनंद आता है, उससे आपके कर्ममय जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, किस तरह के संस्कार आपके मन में बनते बिगड़ते हैं, ये तमाम समस्याएं काव्य शास्त्र की समस्याएं हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा। कविता और कुछ नहीं होकर कवि की आत्मा प्रस्वेद होती है। अतः जिस कवि की जीवन साधना अधूरी है, उसकी कविता में पूर्णता की खोज करना बेकार है। रामधारी सिंह दिनकर। कविता में ऐसी प्राणवत्ता और गुणों की कठोरता चाहते हैं कि वह फिर से मनीषियों के अध्ययन और मनन की वस्तु बन जाए। रामधारी सिंह दिनकर। मेरा साहित्यिक संस्कार छायावादी युग में हुआ था। शुक्ल जी सुधार युग की विभूति थे। उनके निष्कर्षों को मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु उनके प्रौढ़ तर्क और अनिवार्य शैली मेरे ऊपर बुरी तरह से हावी हो जाते थे। डॉक्टर नगेंद्र। कला साहित्य का बाह्य रूप और जीवन उसका अंतः स्वरूप। कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त है और जीवन अभिव्यक्त। शांत प्रिय द्विवेदी। कविता अंतर्जात की वाणी और भावनाओं का सुधारतम रूप है। शांत प्रिय द्विवेदी। आलोचना का विविध। आइए देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त तथा गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी की अनिश्चितता एवं ऐतिहासिक बहस नामक ग्रंथ की रचना की। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण ग्रंथावलियाँ और उनके संपादक निम्न हैं। श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली, हरिऔध कबीर वचनावली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी ग्रंथावली, विद्यानिवास मिश्र भूषण ग्रंथावली, आलम ग्रंथावली, नामवर सिंह रामचंद्र शुक्ल और समग्र, मुकुंद सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 11 खंड, नंद किशोर नवल निराला रचनावली 8 खंड है, नेमचंद जैन मुक्तिबोध रचनावली 6 खंड है, भारत यायावर रेणु रचनावली 5 खंड है, सुमित्रा नंदन पंत ग्रंथावली 7 खंड है, सुरेश शर्मा रघुवीर सहाय रचनावली 6 खंड है, हरशंकर परसाई रचनावली 6 खंड है, अरविंद त्रिपाठी श्रीकांत रचनावली 4 खंड है, अजित कुमार बच्चन ग्रंथावली 9 खंड है, शोभाकांत नागार्जुन रचनावली 7 खंड है, भगवती चरण वर्मा रचनावली 14 खंड है, चंद्रकांता वादिवडेकर धर्मवीर भारती ग्रंथावली 9 खंड, नीलाभ अस्क उपेंद्र नाथ अस्क रचनावली उपन्यास 9 खंड, सदानंद शाही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ग्रंथावली 10 खंड, निर्मला जैन महादेवी वर्मा साहित्य 4 खंड, श्रीकांत माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथावली 10 खंड, नामवर सिंह मलयज की डायरी 3 खंड, कृष्णदत्त पालीवाल मैथिली गुप्त ग्रंथावली 12 खंड है, कल्याण सिंह शेखावत मीरा ग्रंथावली, नलिन श्रीवास्तव पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ग्रंथावली 8 खंड है, वीरेंजन सरेश्वर दयाल सक्सेना ग्रंथावली 9 खंड है, शिवमंगल सिंह सुमन समग्र 5 खंड है, शकुंतला वज्रमोहन स्त्री उत्सर्ग ग्रंथावली 4 खंड है, जयदेव तनेजा मोहन राकेश रचनावली 14 खंड है, राम मनोहर लाल गुलेरी ग्रंथावली 3 खंड है। आज आलोचना समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।